की प्रस्तावना, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रस्तावना की बात कब हुई, ध्यान से समझिएगा। ये जब हम प्रेम्बल की बात करते हैं तो इसको एक एक पॉइंट में समझेंगे तो समझिएगा। प्रेम्बल को सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को, है ना, पंडित नेहरू द्वारा क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया और इस प्रेम्बल को 22 जनवरी 1947 में स्वीकृति मिली। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये देखिएगा, प्रेम्बल क्या है, भारत के संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान का सारांश प्रेम्बल है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को विचार, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करने, सामाजिक आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई। ठीक, आइए अभी कहीं जाइए मत, अभी तो बाकी है जी, अभी निकल लिए। अच्छा, ये पीडीएफ चाहिए आप सबको, पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिएगा। आइए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा हुआ है। के.एम. मुंशी ये कौन है, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहिएगा, हाँ संविधान की आत्मा कहिएगा तो ठाकुरदास भार्गव द्वारा ये कहा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व क्या है, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ है कि भारत की अंतिम शक्ति किसमें है, भारत की जनता में निहित है, भारत के प्रतिनिधियों में नहीं। इसे कहते हैं लोक प्रभुसत्ता, पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी भारत का तात्पर्य यह है कि भारत में संप्रभुता है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है। कोई फॉरेन कंट्री आके हमें ये नहीं कह सकता कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय स्वयं ले सकता है। ट्रेड डील पे बड़ा हंगामा मचाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे हम झुक गए, फलाना के आगे हम झुक गए। किसी से कुछ लेंगे और किसी को कुछ देंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा, जो देगा आपको और जो लेगा आपसे वो अपना भी फायदा देखेगा। तो अमेरिका भी अपना फायदा देख रहा है, भारत भी देख रहा है। दोनों के ट्रेड डील में दोनों के व्यवहारों, दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान किया गया है और भारतीय किसानों की तो सुरक्षा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसमें बड़ा हंगामा मचाया गया है। इन सारी चीजों को समझना चाहिए। आप किसी से लेन देन करेंगे तो केवल आप अपना फायदा देखेंगे, दूसरे का फायदा ना हो तो वो लेन देन क्यों करेगा, बेवकूफ है क्या। हमारे देश में विपक्षी नेताओं का थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिला हुआ है। वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भारत ट्रेड डील में पिछड़ गया, मतलब भारत सारा फायदा भारत को ही लेना था, अमेरिका को कुछ नहीं देना था। तो अमेरिका तो पागल है नहीं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीवादी। भाई एक बात है, पूंजीवाद का सीधा तात्पर्य है प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी। वो मुनाफे के लिए अपने बाप और माँ को बेच दें, पूंजीपति माँ बाप को बेच दें, सच बता रहा हूं। लेकिन ऐसे देश के सामने इंडिया टिका रहा। उनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, एक तो कह सकते हैं युद्ध के सामान वगैरह बनाते हैं, दूसरा डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम भारत के हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने डेयरी सेक्टर और फार्मर सेक्टर को हमने अलग कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे कोई ट्रेड डील नहीं होगा। तो यहाँ पे कई लोग बताते चलते हैं, वो क्या ही कहें। तो याद रखिएगा, हमारा प्रमुख संविधान है और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं संविधान सर्वोच्च है। लेकिन संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, भारत की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक नोट्स अगर यूपीएसआई के हिसाब से देखें तो भारत में न राजा सर्वोच्च होता है न संसद। कौन सर्वोच्च होती है, जनता सर्वोच्च होती है। अब प्रस्तावना के बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, शासन का स्वरूप, नेचर ऑफ स्टेट। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी सॉवरेन है। मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में हम नहीं हैं। हमारे आंतरिक और बाहरी शक्ति में हम स्वयं अपने आप में ऑटोनोमस हैं, स्वतंत्र हैं। हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। कोई आके हमें आंख दिखाकर, उंगली दिखा के ये नहीं कह सकता तुम्हें ये करना पड़ेगा। उनसे कहेंगे तुमसे मतलब। ये ठीक वैसे ही है कि आपके गांव में अगर आप कुछ कर रहे हैं, बगल के चाचा आपसे कह दे क्या कर रहे हैं, तो अगर आप ये कह दे तुमसे क्या मतलब है, खिला पिला रहे हो क्या,
हाँ, मेरे बाप और मातारी नहीं बोलते, तुम काहे बोलोगे, है ना। तो ये बात है। समाजवादी, समाजवादी शब्द, अब ये देखिए, ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976 के प्रथम पैरा में, 1976 में प्रथम पैराग्राफ में ये जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म की बात की गई है। यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य है कि यहाँ निजी और सरकारी दोनों के स्वामित्व को माना गया है। हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों इकोनॉमी को लेकर चलते हैं। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। सेकुलरिज्म वर्ड, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान संरक्षण। पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ा गया? सेकुलरिज्म, सेक्ट का अर्थ होता है पंथ, है ना। पंथ का तात्पर्य भारत जो कि एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक धार्मिक देश रहा है, उसमें कई पंथ हैं। तो हिंदू सनातन धर्म में कई अलग अलग पंथ भी विद्यमान है, इसलिए पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ ये होता है डेमोक्रेसी। राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? निर्वाचित होगा। ये कोई उत्तराधिकार में पद प्राप्त नहीं करेगा, देश की जनता इसे चुनेगी, और चुनेगी तब ये जाके गणतंत्र यानी गण का प्रमुख बनेगा। गण का अर्थ होता है जनता, जनता का प्रमुख। कार्यकाल नियत समय यानी 5 वर्ष के लिए नियत किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। हालांकि 5 वर्ष कुछ अवस्था में बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करते हैं 1863, इन्होंने कहा जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए डेमोक्रेसी की बात की गई है। लोकतंत्र के प्रकार की अगर बात करते हैं तो 2 टाइप के लोकतंत्र हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सीधे जनता सीधे शासन में भाग लेती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। भारत में यही व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राष्ट्रपति कौन होता है? अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। आइए, अभी और भी बहुत सारे फैक्ट है जो आपको बतलाना है। संविधान का स्वरूप कैसा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। न्याय 3 प्रकार के हैं। सामाजिक न्याय, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है, ठीक है। आर्थिक न्याय, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा। ये आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेगा, प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी चुनाव लड़ने का आपको अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो न्याय के आदर्श है, हम रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो प्रस्तावना में याद रखिएगा, जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो ये हम कहां से लिए हैं? अमेरिका से, यूएसए से। भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहित है, ठीक है। न्याय कहां से है? तो न्याय रशिया से है, रशिया, रूस के संविधान से ग्रहित है, ठीक है। और आदर्श की बात करेंगे, आदर्श में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो फ्रांस के संविधान से है, ठीक। इस पॉइंट को याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के, है ना। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, तो वहां पे लिबर्टी, फर्टिनिटी और इंटीग्रिटी, फर्टिनिटी और इंटीग्रिटी, है ना, बंधुत्व, भाईचारा, ठीक, सॉरी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, है ना, इनकी बात की गई थी। तो ये याद रखिएगा, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से, न्याय का जो वाक्य आया वो रशिया से, और आदर्श जो लिया गया, आइडियल, वो फ्रांस से लिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं सभी नागरिकों में समान राजनीतिक अधिकार। कैसी राजनीतिक अधिकार? याद रखिएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अदर चैनल पे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, शायद उनको उतनी जानकारी नहीं है। शब्द सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, ठीक। अब भाई बोलने को तो बोलते हैं, क्वेश्चन में भी धर्मनिरपेक्ष ही पूछ लेता है, लेकिन एक्चुअल में पंथ निरपेक्ष है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। ये पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं
पूछा जाता है कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात है? 5 प्रकार, देयर आर 5 टाइप्स। यहाँ पे देखिए 5 स्वरूपों की स्वतंत्रता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी। विचार की स्वतंत्रता क्या है? आप चिंतन मनन, आंतरिक स्वतंत्रता, आप किसी चीज पर विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अभिव्यक्ति, जो भी आपने चिंतन मनन किया है उसको बोलकर लोगों के बीच में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनुच्छेद 19 की धारा 1 की उपधारा ए, लिखकर आप आर्टिकल के माध्यम से, सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। संकेतों के माध्यम से, यानी चित्रों के माध्यम से, आप कार्टून वगैरह बनाकर किसी को क्रिटिसाइज करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना हो तो चित्रों के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सरकार की कामों का, यानी गलत नीतियों का विरोध करना है तो सरकार के लिए आप सम्मेलन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से, या सरकार विरोधी, सरकार अगर गलत काम करे तो उसके विरोध में आप आर्टिकल लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख सकते हैं। ये अभिव्यक्ति, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अपने घर में माँ बाप से नाराज होते हैं तो अभिव्यक्ति एक ऐसी है, चुप रहकर, साइलेंस, बिना बोले। कहा जाता है मौन बहुत बड़ा खतरनाक हथियार है। या फिर आप सीधे सीधे किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, तुम ये गलत हो। ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, विश्वास, किसी विचारधारा को मानना, चाहे वो वैज्ञानिक हो या धार्मिक, आपको कोई रोक टोक नहीं है। विश्वास, बिलीव कर सकते हैं, आप अपने धर्म का विश्वास कर सकते हैं। यहाँ धर्म का मतलब है किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म को आप अपना सकते हैं, धर्मांतरण नहीं हो सकता। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती धर्म का चोला थोप नहीं सकता। आपको कोई ये नहीं कह सकता चलो मैं तुम्हारा धर्मांतरण कर, या जबरदस्ती फोर्सफुली जो है कह सकते हैं धर्मांतरण नहीं कर सकते। याद रखिएगा, एक स्टैनिस्लाव बना मध्य प्रदेश सरकार में, जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया हुआ है कि अनुच्छेद 25 में धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म को मानना, धर्म का खुलेआम प्रचार करना शामिल है, लेकिन जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं है। कोई अपने मन से धर्मांतरण कर ले वो अलग बात है। उपासना, किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता के साथ उस धर्म की उपासना, हम ये दिखा सकते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, दिए जला सकते हैं, हमें रोक टोक नहीं है। हाँ, आप एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है, उसमें देखिएगा ना तो आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा जानते हैं? वो कार्टून बने रहते हैं, मोदी जी का चेहरा कार्टून जैसा, गर्दन पतला लंबा, आसपास एक दैनिक जागरण में एडिटोरियल आता है तो उसकी कॉर्नर साइड में देखेंगे कह के कहेंगे, कह के रहेंगे, है ना। तो वहां पे कभी कभी प्रियंका गांधी वाड्रा जी का नाक बहुत लंबा बना देता है, अखिलेश यादव जी का नाक बहुत लंबा बना देता है, मोदी जी की आंखें बहुत लंबी बना दी जाती है। ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या है? समानता, इक्वालिटी, 3 प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समानता के 2 आधार है। प्रतिष्ठा की समानता, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये प्रतिष्ठा की समानता के ऊपर है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे। धर्म, जाति, लिंग, यहाँ पे प्रजाति व जन्म स्थान, ये 5 आधारों पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कैसा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखेंगे। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, लेकिन याद रखिएगा ये केवल समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, नागरिकों हेतु, है ना, विदेशियों को नहीं। अवसर की समानता, 2 प्रकार के अवसर हैं, ठीक है, सॉरी, समानता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की समानता। तो 2 प्रकार की समता हम देख लिया। बंधुत्व की बात करते हैं, फर्टिनिटी 2 प्रकार की है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बंधुत्व, संविधान के मूल मूल्यों को समाज में जीवित रखने का माध्यम है। भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। इन लोगों के अंदर फर्टिनिटी, बंधुता, भाईचारा होना जरूरी है, जिससे राष्ट्र एकीकृत रहे, इंटीग्रेटेड रहे, राष्ट्र अखंड रहे, है ना, अखंडता को बनाए रखना है। 1993 देखिए एक शब्द जोड़ा गया, और अखंडता, और अखंडता, ये भी संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये 6वें पैरा में जोड़ा गया था। 6वें
पैराग्राफ में जोड़ा गया। सवाल ये बनता है कि प्रस्तावना के बारे में क्या कोई केस हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का एक मामला आया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, प्रस्तावना को कहा संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जाता है लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं होगा। तो मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गई, स्वतंत्र, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, इस चीज को याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 2 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व और अखंडता, और अखंडता मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जोड़ा गया। ठीक है, एक केस आया हुआ था इनरी बेरीबाड़ू, एक केस आया था इनरी बेरीबाड़ू, ये आप लिख लीजिएगा, इनरी बेरीबाड़ू। ये केस आया था 1960 में। इस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आपसे ये पूछा जाएगा किस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, अंग नहीं है। तो आप बताइएगा इनरी बेरीबाड़ू केस में 1960 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में कहा गया, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बात करते हैं, और यहाँ और अखंडता हो गया। प्रस्तावना प्रवर्तनीय, इन्फोर्सिएबल है। प्रस्तावना प्रवर्तनीय, इसको लागू नहीं कराया जा सकता। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इसको लागू आप नहीं करा सकते, लागू नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब कि इसमें लिखी गई बातों को आप न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करा सकते। हाँ, वो अलग बात है। हाँ, ये क्लास रोज होगा, यूट्यूब पे होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, इट्स नॉट इन्फोर्सिएबल बिकॉज ऑफ इट्स नॉट जस्टिएबल। इसके आधार पे न्याय नहीं दी, न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जाता, यानी कह सकते हैं जस्टिएबल नहीं है। ठीक, लेकिन संविधान की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्वचन में इंपॉर्टेंट है। न्यायालय प्रस्तावना का सहारा ले सकता है। इट मींस प्रस्तावना संविधान के इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं निर्वचन की एक कुंजी है। यह एक क्या करता है, संविधान के जहां या न्यायाधीश जहां कहीं फंसते हैं या संविधान की कुछ चीजें फंसती है तो प्रस्तावना वहां पे क्या करता है, उसको कुंजी, एक कुंजी के रूप में काम करती है।